सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और इलेक्शन की कैंपेन में अब तमाम सियासी जमातें बड़ी हद तक मुतारिक हो चुकी हैं और जो असल बैटल फील्ड है यानी पंजाब, वहाँ पर तमाम सियासी जमातें बड़े भरपूर तरीके से अपनी अपनी कैंपेन चला रही हैं। लोगों को कन्विंस करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है और हम देख रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट्स भी हुई हैं। खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ ने काफ लीग से, IPP से और दीगर तमाम अहम जमातों के साथ मिलकर अपने नंबर्स को भी पूरे करने की कोशिश की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें आखिरी वक्त तक ये कहती दिखाई दे रही है कि वो अपनी सोलो फ्लाइट ले रहे हैं और वो तने तनहा इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे और अवाम पर रिलाय करेंगे। एक ऐसे मौके पर आज हमने एक बहुत बड़ा फैसला खुसूसी अदालत से आते भी देखा और साइफर मामले पर बानी चेयरमैन और साबिक चेयरमैन PTI और साबिक शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। अब ये साइफर मामला इस इलेक्शन से पहले अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और ये आने वाले इलेक्शन पर क्या असरअंदाज होगा या नहीं होगा। चूँकि हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी अलॉट नहीं किया गया और अब उनके तमाम के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और फिर इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं मिल रही है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट करने के लिए एक माहौल बनाया हुआ है। तो ये सारे सवालात हम रखेंगे चौधरी सरवर साहब के सामने। साबिक गवर्नर पंजाब हैं, काफ लीग के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपने वक्त निकाला। ये सबसे पहले तो ज़रा साइफर वाला मामला, चूँकि आज ये बहुत बड़ा फैसला सामने आया और 10-10 साल कैद की जो सज़ा हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब को और बानी चेयरमैन को, तो ये इस फैसले की इलेक्शन से एक हफ्ते पहले कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या इसके असरात कोई आने वाले इलेक्शंस पर भी पड़ सकते हैं सर? देखिए, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि अदालती फ़ैसले जो हैं उनमें कोई मैं किसी किस्म का कमेंट जो है वो नहीं करता। और दूसरी अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं बरतानिया में था तो उस वक़्त मेरे ख़िलाफ़ भी बहुत से केसेस जो हैं बने थे जब मैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट UK का बना था। तो जब मैंने अपनी लीगल टीम से बात की तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी कि आपके पास बेस्ट लीगल टीम होनी चाहिए और अपने केस को आप सियासी ना बनाएं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो लीगल टीम थी शाह महमूद कुरैशी साहब की या बानी PTI की, तो मेरे ख़्याल में कि उन्होंने जिस तरीके से केस लड़ा जा सकता था, मेरे ख्याल में उस तरीके से केस को उन्होंने प्रेजेंट जो है वो नहीं किया है। अच्छा, और सर अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपनी लीगल टीम को लेकर कहीं कोई खामियां मौजूद हैं, कमज़ोरी मौजूद है? ना सिर्फ इस केस में, अभी हमने कुछ अर्से पहले जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला केस देखा तो वहाँ पर भी अपने इंतखाबी निशान को अपने वो नहीं कैरी कर सके और वहाँ पर भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो क्या लीगल साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खामियाँ मौजूद हैं? देखें जी, जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था तो उस वक़्त भी मैं एक ही बात जो है पार्टी में कहता था और जब मैं अपने दोस्तों को भी मिलता हूं तो उनको मैं एक ही एडवाइस करता हूं जो कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में भी और अपनी बिज़नेस की ज़िंदगी में भी सीखा है कि अगर आपके पास बेहतरीन अकाउंटेंट है और बेहतरीन लीगल टीम है तो फिर आप लीगल फ्रंट पे और बिज़नेस फ्रंट पे बहुत जो बड़े मसाइल हों, चैलेंजेस हों, उनका बेहतर तरीके से जो है आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। और मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो बल्ले के निशान के सिलसिले में भी लीगल टीम की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। सही। और फिर सर अब इस हालात में जब आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 रोज़ के बाद, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी देख रहे हैं जो उनकी जमात से आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अभी एक बड़ी मेन स्टेक होल्डर है और एक बड़ा सरप्राइज़ करने का दावा कर रही है। वो एक तरफ वो दावे भी कर रहे हैं और फिर ये भी हमें बता रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नून लीग के लिए एक साजगार माहौल बनाया जा रहा है, छोटी जमातें सारी उनके साथ मिल रही हैं, उनके नंबर्स को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इन इल्ज़ामात में आपको कहीं कोई सदाकत नज़र आ रही है या फिर ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है? देखें, मैं तो जो है हल्का 127 में जहाँ के पीपल्स पार्टी का चेयरमैन इलेक्शन लड़ रहा है, तो मैं जो हमारे जो यहाँ पर वर्कर्स हैं या जो हमारे कैंपेन कर रहे हैं या पार्टी के लोग हैं, वो हर वक्त हमें यही कंप्लेंट कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत के अदारे जो हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हैं
और ख़ासकर पुलिस के बारे में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन में मुदाखिल कर रही है। तो मैंने भी अपील की है और आज भी मैं ख़ासकर पुलिस से ये अपील करूँगा कि देखें जो हल्का 127 है इस पे पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की नज़रें हैं। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी मेरे ख्याल में इस हल्के को बहुत बारीक बीनी से देखेगी। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश होनी चाहिए कि तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दिया जाए ताकि साफ़ और शफाफ इलेक्शन इस मुल्क में हो सके। तो चौधरी साहब, ये बड़ा खुलकर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिमायत भी कर रहे हैं और वहाँ पर आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी मशवरा दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उस हल्के से पाया जाए, जबकि हमने ये देखा कि नून लीग और काफ लीग में बड़ी क़ुर्बतें बढ़ रही थी और कई सालों के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ ने चौधरी शुजात साहब से मुलाकात भी वहाँ पर की। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को इतना आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट करने की क्या वजूहत हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून का काफ के साथ इत्तेहाद जो है वो नहीं हुआ है। हमें ये बताया गया था कि 5 सीटें जो हैं MNA की और 10 MPA की सीटों पे सीट एडजस्टमेंट होगी। तो मैं तो नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन फार्म जमा कराने से पहले नॉमिनेशन फार्म 5 दिन पहले तक हमें यकीन था कि जो 4 कम अज़ कम, क्योंकि जब मुस्लिम लीग काफ ने सपोर्ट किया, मैं तो उस वक़्त मुस्लिम लीग काफ में नहीं था, इसलिए मैं उस PDM में शामिल होने के जो फ़ैसला है उसमें शामिल नहीं था। लेकिन उस वक़्त काफ के 4 MNA थे और 8 MPA थे। तो उनका ख्याल था कि मिनिमम हमारा जो नेगोशिएशन शुरू होगी वो 4 सीटों से होगी और 8 MPA की, लेकिन हमें ज़्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन वो सब लोग जो थे वो हैरान हो गए जब उन्होंने तमाम सीटों पे अपने कैंडिडेट जो हैं खड़े कर दिए शाफे और सालक के बगैर। तो इससे जो है इत्तेहाद टूट गया। जब ये इत्तेहाद टूट गया तो फिर जाहिर है कि हम लोग जो हैं आज़ाद हैं, जिसको चाहें सपोर्ट करें। तो मैं बिलावल भुट्टो को अपने पर्सनल हैसियत में मैंने फ़ैसला किया कि उन्होंने बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है कि उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो ने 1988 में लाहौर से इलेक्शन लड़ा था और लाहौर से वो कामयाब हुई थी और मुल्क की वज़ीर आज़म बनी थी। उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है और उम्मीद है कि यहाँ से वो इलेक्शन जो हैं जीतेंगे और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म भी होंगे। तो चौधरी साहब, ज़ाहिर है आप लोगों का, यानी काफ लीग का और मुस्लिम लीग नून का जो एक इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सका, सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, उसकी नून लीग के नज़दीक वो अपनी वजूहत हैं, लेकिन सिर्फ वो इत्तेहाद ना होने से जो जिस तरह मुलाकातें हो रही थी और ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे थे, तो क्या इतनी दूरी हो गई कि फिर आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया? आप तो ज़ाती हैसियत में बिलावल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या काफ लीग भी इस वक्त नून लीग के मुकाबले में ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? नहीं, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि इस वक्त सालक हुसैन साहब और शाफे साहब अपनी जो कैंपेन है उसमें मसरूफ़ हैं और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि गुजरात में मुस्लिम लीग काफ जो है वो तमाम दूसरी पार्टियों के मुकाबले में ज़्यादा सीटों पे इंशाअल्लाह कामयाब होगी। अच्छा, अब चौधरी साहब, चूंकि ज़ाहिर है कि पंजाब असल बैटल फील्ड है और हर सियासी जमात की कोशिश होती है कि पंजाब से कामयाबी हासिल करे। पार्टी को हमने गुज़िश्ता 10, 15, 20 सालों में पंजाब में थोड़ा सा कमज़ोर होते देखा है, लेकिन अभी रिसेंटली कल ही जरदारी साहब ने इस सिलसिले में अपनी इंतखाबी कैंपेन के लिए और पंजाब से मुतालिक ज़रा क्या कहा है, ये 2 जुमले आप सुनिएगा, फिर मैं अगला सवाल आपके सामने रखता हूँ। तो चौधरी साहब, जरदारी साहब जिस महरूमी का जिक्र कर रहे हैं वो क्यों अभी भी बाकी है? अगर हम पिछले 22 साल का पंजाब का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ पर रहे, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ को भी वहाँ पर लगातार 2 टेन्योर के लिए मौका मिला, शहबाज शरीफ साहब वहाँ रहे, फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जब आप शामिल थे वहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी हुकूमत थी। तो जरदारी साहब को अभी तक किस महरूमी की शिकायत है पंजाब को लेकर? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, तो उससे आप जो है जो भी कंक्लूजन निकालना चाहें निकाल लें। 2007 के आखिर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान आने से पहले ग्लासगो तशरीफ़ लाई थी। तो एक बात उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से कही थी कि हर दफ़ा ये साजिश होती है
कि मुझे पंजाब में अक्सरियत ना मिले, लेकिन इस दफ़ा मैंने फ़ैसला किया है कि अगर मुझे पंजाब में हुकूमत से महरूम रखा गया तो मैं मरकज़ में हुकूमत बिल्कुल नहीं लूँगी। तो ज़ाहिर है कि ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि पंजाब में उनकी हुकूमत जो है वो बने, और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो के फ़ैसले ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने के पार्टी में एक नई जान जो है वो डाली है। जो उनका पुराना वोटर है वो एक्टिव हुआ है, और मैं हल्के में लोगों की गुडविल, लोगों से बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मोहब्बत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत मैं लोगों में देख रहा हूँ, और लोग बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में बिलावल भुट्टो को यहाँ से इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, तो चॉइस हम देख रहे हैं कि आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है, जो हिमायत के लिए जो आपकी एक फीलिंग है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा लग रही है, और जिस जमात का आप हिस्सा हैं उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या काफ लीग के साथ मामलात आपके अभी फ़िलहाल क्या नहीं सेट चल रहे हैं? क्या क़यादत के साथ राब्ते नहीं हैं, या कोई मरकज़ी किरदार इस वक्त आपको नहीं दिया हुआ? पार्टी में भी आपको क्या जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं इस इंतखाबी माहौल में? देखें, हमारी बात यह है कि एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेपर कैंडिडेट्स, एक होती हैं सीटें जहां से हम इलेक्शन जीत सकते हैं। तो जहां जहां से हम इलेक्शन जीत जा सकते हैं वहां पर मैं अपनी पूरी मेहनत जो है कर रहा हूं, पार्टी को भरपूर तरीके से सपोर्ट जो है वो कर रहा हूं। लेकिन इसलिए ये आपको जो है पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कमिटमेंट नज़र आती है, क्योंकि ये हल्का जो है हाई प्रोफाइल हल्का है। यहाँ पर नून के लोग जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बिलावल भुट्टो जो हैं कामयाब ना हों। हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसी परेशानी की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो लाहौर से कामयाब होते हैं तो ये इससे वफाक मजबूत होता है, फेडरेशन मजबूत होती है, छोटे सूबों को एक अच्छा मैसेज जो है वो जाता है। तो इसलिए चूँकि ये हल्का जो है बिलावल भुट्टो का है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मीडिया का इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए मुझे ज़्यादा जो है मीडिया पे दिखाया जाता है कि मैं इस कैंपेन में बिलावल भुट्टो को सपोर्ट कर रहा हूँ। और चॉइस अब ये जो इस वक्त इस हल्के की जो पोजीशन है, इसके अलावा जो बाकी ओवरऑल अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें आपको क्या आगे मंजरनामा 8 के बाद नज़र आ रहा है? इस वक्त हम ज़ाहिर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में ही कांटे का मुकाबला देख रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि जो माजी में लूज़ कर चुकी है पंजाब में, वो वापस गेन कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर से इलेक्शन लड़ने का कुछ फ़ायदा ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को डेफिनेटली लाहौर से जो इलेक्शन बिलावल भुट्टो लड़ रहे हैं उससे फ़ायदा होगा। और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बिलावल भुट्टो जो हैं लाहौर से जीत रहे हैं। कमर जमा कायरा साहब बहुत मजबूत पोजीशन में हैं गुजरात में। राजा परवेज़ अशरफ साहब बहुत मजबूत पोजीशन में हैं, और मुल्तान से गिलानी फैमिली बहुत मजबूत पोजीशन में है। और फिर मुजफ्फरगढ़ से 3 सीटें तो पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शन में ली थी, और अहमद महमूद साहब और उनकी टीम जो है रहीम यार खां में बहुत मजबूत नज़र आती है। चिन्योट में अनैत शाह साहब बहुत मजबूत कैंडिडेट नज़र आते हैं। तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है बहुत सी सीटों पे जो है ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला है। अच्छा, और चॉइस अब ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सरप्राइज़ करती है और नून लीग से हेड टू हेड मुकाबला करती है और मुनासिब सीटें भी निकाल लेती है, और अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है, तो फिर क्या आप लोग जहन साजी अपनी कर चुके हैं कि काफ लीग फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल होगी? इस तरह की कोई बात इस वक्त ज़ेरे गौर है? चूँकि जिस तरह से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि काफ लीग अपने तौर पर आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है। देखें, ये चीज़ें इनके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अब किसी को नहीं मालूम कि इलेक्शन के बाद पोजीशन क्या होगी। लेकिन एक बात यकीनी है कि कोई भी पार्टी जो है वो पंजाब में या मरकज़ में जो है अक्सरियत जो है नहीं ले सकेगी। इसलिए आज़ाद उम्मीदवार जो हैं पंजाब में वो एक अहम और कलीदी रोल जो है वो अगली हुकूमत साजी में अदा करेंगे।
अच्छा, तो चॉइस साहब, ये काफ लीग ने अपने तौर पर क्या तय किया है आगने वाले इंतखाबात के बाद आने वाले सेटअप में? आप लोगों की क्या पोजीशन होगी, क्या किरदार होगा? अगर नून लीग आती है अक्सरियत में तो उनके साथ बैठना है या अपोजिशन में बैठना है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है? क्योंकि ज़ाहिर यही दो बड़ी जमातें हैं, तो इन दोनों जमातों के हवाले से कोई माइंडसेट आपका इस वक्त तैयार हो चुका है? कोई थिंक टैंक ने कोई फैसला कर लिया है कि स्ट्रेटजी आगे क्या होगी, आपका किरदार और पोजीशन क्या हो सकती है एज जमात? देखें इस वक्त इलेक्शन में हम सब बिजी हैं, सालिक साहब और शाफे साहब, और वहाँ पर गुजरात में इलेक्शन वहाँ पर मसरूफ़ हैं। मैं भी एक दिन मैंने गुजरात में गया हूँ, बाकी सीटों पे भी इलाकों में भी जा रहा हूँ, फिर बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेन जो है इसमें भी काम कर रहा हूँ। तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह पार्टी की मरकज़ी क़यादत जो है और सूबाई क़यादत की मीटिंग होगी, और उसमें बाकायदा डिस्कशन के बाद जमहूरी तरीके से हम फैसले करेंगे कि हमने फ्यूचर में अपनी सियासत को किस तरफ लेके जाना है। और चौधरी साहब ने माजी के जो दो इलेक्शंस देखे, उनका तजुर्बा जो किया, 2013 में आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि ये आरोज़ के इलेक्शन थे, धांधली का उन्होंने शोर मचाया। उसके बाद 2018 में तो बड़ी तादाद में सियासी जमातों ने इलेक्शन के नताइज को नहीं माना, उस पर अपने अपने रिजर्वेशन उनके सामने आए। अब ये 2024 के इलेक्शन के, माजी के दो इलेक्शन से आप कुछ मुख्तलिफ माहौल में होते देख रहे हैं? जो अभी इलेक्शन कैंपेन चल रही है, जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों के, तो ये आगे क्या नताइज भी मुतनाज़ होने की तरफ जा सकते हैं? एक बार फिर वही धांधली का शोर होगा, या फिर ये पिछले इलेक्शन के मुकाबले में फ़ज़ा आपको थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है? देखें, ये एक बदकिस्मती की बात है कि हमारे जितने भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद उन इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो तस्लीम नहीं करती हैं। 2013 के इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद शोर होता है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, फिर उसके बाद 2018 में इलेक्शन होता है तो फिर शोर पड़ता है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, और 2024 के बाद भी वही होना है, वही चाल बेढंगी जो पहले थी। अच्छा, तो इसका मतलब कि बदला कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर है कि निज़ाम भी नहीं बदला, चेहरे भी वही हैं। तो फिर ये जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं, वो चाहे इकनॉमिक चैलेंजेस हों, वो गवर्नेंस के इशूज़ हों, 8 फरवरी के बाद आप चौधरी साहब इसको हल होता हुआ देख रहे हैं? चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो या नून लीग कामयाब हो, क्या इसका इस वक्त हल है पाकिस्तान के मसाइल का इन जमातों के पास? मेरी तो यही ख्वाहिश है, दुआ भी है कि हम एक मुल्क में तमाम सियासी पार्टियाँ इकट्ठी हों, एक टेबल पे मिलकर बैठें और हम फैसला करें कि इस मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम लाना है। इस मुल्क से हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है, सियासी इंतकाम है, इसको ख़त्म करना है। एक दूसरे से मोहब्बत और रिश्ते इस्तवार करना है, नफ़रत की सियासत, गाली गलोच की सियासत को ख़त्म करना है, और मुल्क के जो मफादात हैं उनको पहले रखना है। देखें, हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है मईशत की, वो सबके सामने है कि जितना पैसा हमारी स्टेट बैंक के साथ पड़ा है वो सारे का सारा जो है वो या सऊदी अरब से हमने उधार लेके रखा हुआ है, यूएई से रखा हुआ है, कतर से लेके रखा हुआ है, चाइना से लेके रखा हुआ है। और हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे जो रेवेन्यू कलेक्ट होना है उसका 90% जो है वो सूद जो है कर्ज़ों पे उसकी अदायगी में चला जाएगा। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल नहीं दे सकते, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और लोग जो हैं वो बेचारे बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। हमारा मुल्क ये है कि 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं। वो बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए वो लोगों के घरों में, फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। भाई कुछ लोगों के लिए, अशराफिया के लिए और बड़े लोगों के लिए 5% लोग जो हैं इस मुल्क में, उनके लिए ये मुल्क जन्नत बना हुआ है, और 95% लोगों के लिए हमने इस मुल्क को जहन्नम बनाया हुआ है। तो ये कैसे तब्दील होगा जब ये सब लोग जो हैं वो इकट्ठे मिलकर बैठेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन वो लड़ सकता है जो MNA और MPA की सीट पे 10 करोड़ 5 करोड़ खर्च कर सकता है, तो 95% लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये प्रिविलेज लोग हैं, अशराफिया के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये गरीब का ख्याल क्यों रखेंगे, कैसे रखेंगे? और चौधरी साहब, जब आप ये कहते हैं कि सबको एक साथ मिलकर बैठना होगा, तो पिछले 18 से 20 माह में पाकिस्तान में जो सियासत हुई है उसमें हमने शिद्दत पसंदी भी देखी, उसमें तकसीम भी देखी है, उसमें नफ़रत भी देखी है। तो अब इतना तल्ख माहौल हो जाने के बाद क्या तमाम सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठ सकती हैं? अभी हम इलेक्शन कैंपेन में भी देख रहे हैं किस तरह एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। बिलावल भुट्टो साहब हों या मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज साहब हों, सब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं।
तो ये आने वाले दिनों में क्या काबिल अमल तजवीज़ है कि सब एक जगह बैठें और उसमें फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जमात के तौर पर शामिल करते हैं या माइनस PTI सब बैठें और मसाइल का हल तलाश करें? देखिए जी, मैं तो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का कायल हूँ। मैं समझता हूँ कि सब लोग हम पाकिस्तानी हैं, गलतियाँ किसी भी जमात से हो सकती हैं, लोगों से हो सकती हैं। 9 मई का वाक़या बहुत ही काबिल अफसोस वाक़या है और जो लोग भी उसमें शरीक हैं मैं समझता हूँ कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई शख्स भी हमारी जो मिलिट्री तनसीबात हैं उन पर हमला करने की ज़रूरत ना कर सके। लेकिन इसके साथ साथ ही जो बेगुनाह लोग हैं, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तो मेरे ख्याल में उसमें कमी आनी चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सब मिलकर बैठें और इस मुल्क के जो मसाइल हैं इनको हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। और एक जो सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे मुल्क में कि मुल्क डूब रहा है, कर्ज़ों तले दबा हुआ है, लोग जो हैं भूख से मर रहे हैं, लेकिन करप्शन जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती। जब मैं 2013 में पाकिस्तान में आया था तो उस वक्त 10-15% कमीशन होता था इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड करते हैं, सड़कें बनाते हैं या बिल्डिंग्स बनाते हैं सरकारी। तो अब उसमें इतनी तरक्की हुई है, कोई 40-50% चला गया। आप अंदाज़ा कर लें कि जब 50% जो प्रोजेक्ट्स आपके बनने हैं मुल्क में उनका आधा पैसा जो है वो सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की जेबों में चला जाए, तो फिर क्या मुल्क ने तरक्की करनी है और किस तरह इस मुल्क में प्रॉस्पेरिटी जो है वो आनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी सरवर साहब काफिली के सीनियर रहनुमा पंजाब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए एक मेज़ पर बैठना होगा, तभी पाकिस्तान माशी तौर पर आगे मजबूती की तरफ जा सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साइफर केस के फैसले पर तफसीली बातचीत करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आज खुसूसी अदालत की जानिब से साइफर केस का एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया जिसमें बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है। अब ये साइफर केस का सिलसिला शुरू हुआ था 27 मार्च 2022 से, जब एक भरे मजमे में एक कागज़ को लहरा कर ये बताया गया कि अमरीकी साजिश और मुदाखलत से पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने की कोशिश की जा रही है। और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदम एतमाद के बाद हटी, साइफर की गुमशुदगी का मामला रिपोर्ट हुआ, FIA उस पर हरकत में आई और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फिर मुकदमा दर्ज किया गया। और फिर PDM की हुकूमत जब तश्कील पाई तो उस हुकूमत ने तहकीकात का हुक्म दिया कि इस मामले की तहकीकात की जाए। 13 दिसंबर 2023 को फ़र्द जुर्म आयद होती है और फिर उस फ़र्द जुर्म के बाद सिर्फ 45 से 47 दिनों में तमाम 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए और आज सबसे अहम फैसला साइफर का सामने आया। अब ये साइफर की अहमियत दो ममालिक के दरमियान क्या होती है और जिस साइफर से मुतालिक ये पिछले हम चंद महीनों में हमने ये समाअत होते देखी और इस पर तहकीकात होते देखी, इस पर जो मुख्तलिफ गवाहों के बयानात सामने आए उसमें बड़ा वाज़े पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर असद मजीद की जानिब से बताया गया कि जो ख़तरा या साजिश जैसे अल्फाज या मुदाखलत जैसे अल्फाज को बयानिए के तौर पर पेश किया जा रहा था उसकी तो साइफर में कहीं कोई मौजूदगी थी ही नहीं। अब इलेक्शन से चंद दिन पहले इस फैसले के क्या असरात हो सकते हैं और क्या अहमियत है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। राजा खालिद महमूद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये सबसे पहले तो ये जो साइफर की अहमियत होती है दो ममालिक के दरमियान, ये क्या होती है, आज जो फैसला सामने आया है इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा और फिर इसकी अहमियत पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 पहलू इस डिसीजन के बहुत अहम हैं, कौमी सलामती का, हमारी आइनी और कानूनी तारीख का, और तीसरा जो इसकी सियासी मुहर्रिकात हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया की जो तमाम ममालिक हैं उनके जो फॉरेन ऑफिस के तमाम एम्बेसीज के साथ राब्ते का जो सबसे सिक्योर क्लासीफाइड जो ज़रिया होता है कम्युनिकेशन का, वो साइफर होता है। और पूरी दुनिया के साथ जो तमाम हसास तरीन इंफॉर्मेशन हमारे जो सुफरा हैं मुख्तलिफ सफारत खानों में तैनात, वो रोज़ाना की बेसिस पे हमारे दफ्तर खारजा को इरसाल करते हैं। उसकी 2 कॉपीज़ जो हैं, एक GHQ भी जाती है, एक कॉपी जो है वो वज़ीर आज़म के दफ्तर भी जाती है। तो ये बात बुनियादी तौर पे बताना ज़रूरी है। इस पूरे केस की जो हकीकत है और जो बुनियाद है वो ये है
कि जनाब ये साबिक चेयरमैन पीटीआई का एक सियासी फैसला था कि जब उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ा तो उनकी सियासी हिकमत अमली ये थी कि पाकिस्तान की कौमी सलामती और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और खारजा पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाए बुनियादी तौर पे। अच्छा, अब उन्होंने किया क्या कि जनाब जो कि गवाहों की शहादतों के बेसिस पे बिल्कुल चीज़ वाजे हो गई, उन्हीं की हुकूमत के दौरान जो 3 आला तरीन अफसरान थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और उन्हीं के तैनात करदा अमेरिका में हमारे सफीर जो कि एक्चुअली मुसन्निफ थे इस साइफर के, असद मजीद, और जो फॉरेन सेक्रेटरी थे हमारे सुहेल महमूद। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके नाज़रीन को बताना ये ज़रूरी है कि जनाब जो इस साइफर के असल मुसन्निफ हैं असद मजीद, उन्होंने ये गवाही पेश की इसी अदालत के सामने जिसने आज सजा दी है कि जनाब ये साइफर मैंने तहरीर किया है, इसमें किसी साजिश, किसी दबाव, किसी धमकी का कोई तस्करा नहीं है। अच्छा, वो साइफर उन्होंने किसको भेजा? वो साइफर उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा इस्लामाबाद में। वो कौन है? वो सुहेल महमूद साहब हैं। वो भी एज अ गवाह पेश हुए इस अदालत के सामने और उन्होंने बताया कि जनाब जो साइफर मैंने वसूल किया है उसमें किसी साजिश और दबाव और धमकी का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, दफ्तर खारजा के 2 आला तरीन जो अफसरान के दरमियान सिक्योर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, इसको बुनियादी तौर पे आपके वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आपके वजीर आजम जो उस वक्त के थे, उन्होंने सोचा कि इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस हसास दस्तावेज को इस्तेमाल किया जाए। और ये चीज़ जब अदालत के सामने वाजे हो गई तो ये ओपन एंड शट केस था, जिसके नतीजे में अब इस जमात की जो अदालती यानी कि लीगल हिकमत अमली थी वो बुनियादी तौर पे बहुत वाजे और सामने थी। अदालत के अंदर उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स यूज की और मुसलसल टाइम जाया किया अदालत का, बल्कि यहाँ तक कि उनके जो डिफेंस लॉयर थे एडवोकेट उस्मान गिल, उन्होंने तो प्रिंसिपल विटनेस को क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया, जबकि इनकी हिकमत अमली का सबसे अहम हिस्सा ये था कि मीडिया, सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ना सिर्फ मोहम्मद अली साहब कता कलामी की माफी, लेकिन ये कता कलामी की माजरत, लेकिन ये जो गुमशुदगी वाला मामला था साइफर का, उस पर भी हमने देखा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गई। जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये हैंड ओवर किया और उसके बाद नहीं पता चला फिर ये कहाँ गया। और चेयरमैन पीटीआई, बानी पीटीआई का ये बयान था कि ये जो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी थी वो तो मुतल्लिका अमले की थी, वो मेरी नहीं थी। तो ये गुमशुदगी से मुताल्लिक भी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे वर ऑल ट्राइंग टू पास द बक, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना और अदालत का टाइम जाया करना। और देखिए, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम का एक एटमी पावर है, एक न्यूक्लियर ताकत है, और न सिर्फ हमारी अवाम, हमारे हसास इदारे, बल्कि आलमी बरादरी भी आपसे एक संजीदा और जिम्मेदाराना तर्ज अमल की तवक्को करते हैं, जो कि बदकिस्मती से इस पार्टी और इसकी हुकूमत में बिल्कुल नजर नहीं आया। और आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी और आपकी जो इंटरनेशनल साख है, उसको जिस तरह शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए डैमेज किया गया, मैं समझता हूँ हमारी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब राजा खालिद महमूद साहब, ये अब फैसला तो सामने आ गया, लेकिन ज़ाहिर है अभी ये खुसूसी अदालत का फैसला है, अब इसको हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो अभी काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के पास इसको चैलेंज करने के लिए। जी डेफिनेटली उनके पास इस वक्त तो जो पहला ऑप्शन है वो हाई कोर्ट में इसे चैलेंज कर सकते हैं, इस ऑर्डर को, इस जजमेंट को असेल कर सकते हैं। तो लाइक वाइज उसके बाद फिर अगर कोई ऑर्डर एडवर्स आता है, उनकी अपील मंजूर नहीं होती, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसे अपील की सूरत में चैलेंज कर सकते हैं। एक बात तो ये है कि साइफर जो है, मैं पहले से कह चुका हूँ और कहता रहा हूँ वातर के साथ कि ये ओपन एंड शट केस था, ये ऑलमोस्ट प्रूव केस था। साइफर का वहाँ से अमेरिका से आना प्रूफ है, फिर साइफर का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होना, उसका सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना, दैट इज़ आल्सो एन एडमिटेड फैक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस डॉक्यूमेंट को जो उसमें डिकोडेड फॉर्म में था, उसे डिकोड किया गया,
डिकोड करने के बाद फिर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गया तो इमरान खान साहब ने उसे पब्लिक गैदरिंग में लहराया, उसके कंटेंट्स को शेयर किया, बल्कि उसके कंटेंट्स को मिस इंटरप्रेट किया, मिसलीड किया कौम को इस हवाले से गुमराह किया गया कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ कुछ साजिश की, मेरे खिलाफ। मैं अपनी सियासत को और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए उन्होंने इसका एक ढोंग रचाया जिससे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई। और बात अज़ा उसी अमेरिका यानी जो जी मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, अमेरिका से साजिश हुई है, फिर कहा जी अमेरिका से साजिश नहीं हुई बल्कि ये तो लंदन से साजिश हुई, ये तो बाजवा ने साजिश की, फिर आके मोहसिन नकवी पे वो साजिश खत्म हुई कि जी ये मोहसिन नकवी तो असल आदमी है जिसने मुझे निकालने के लिए एक साजिश लॉन्च की थी। फिर उसी अमेरिका में अपने लॉबियस्ट मुकर्रर किए जाते हैं कि मेरे हक में वहाँ पे लॉबिंग की जाए। वो लॉबिंग तो पाकिस्तानियों के दरमियान नहीं करनी थी बल्कि जो वहाँ पे जो कांग्रेसमैन हैं उनके दरमियान या वहाँ पे जो भी मुक़्तदर हल्के हैं तो उनके साथ मेरी लॉबिंग की जाए, उनके दरमियान मेरी लॉबिंग की जाए। और फिर देखिए कि ज़ल्म खलीलज़ाद इस हवाले से वो बड़े बेताब नजर आए, उन्होंने इनके हक में बयानात देना शुरू कर दिया, उनके स्टेटमेंट्स इनके हक में आना शुरू हो गई। तो वो जो अमेरिकन साजिश का ढोंग था उसकी हंडिया चौराहे में फूट गई। अब आप देखें कि अपने इक़्तिदार को, यानी यहाँ पे मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि उन्होंने अपनी सियासत और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क की सलामती को दाव पे लगाया और साथ अपने हलफ से रूगर्दानी की। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने हलफ उठाया था, उस हलफ से रूगर्दानी की, उस हलफ से बेवफाई की, उस हलफ को ब्रीच किया। अब इसका विटनेसेस का सेट देख लीजिए। आजम खान साहब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जी। उनके हवाले से एक ऑडियो लीक वो मंजर आम पे आई, पूरे पाकिस्तान ने सुनी। उसमें कहा गया जी कि अब हम साइफर खेलेंगे। और फिर ये आजम खान साहब की 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई। 164 की स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होती है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होती है और उसको एक इम्पोर्टेंस हासिल होती है। और वो जब कोर्ट में आए उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया, उनकी एविडेंस को शैटर नहीं किया जा सका। उन्होंने बिल्कुल इन कैटेगोरिकल मैनर ये कहा जी कि साइफर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गया था, वहाँ से वापस नहीं आया। असद मजीद साहब जो हमारे सफीर थे यूएस में, जब उनकी स्टेटमेंट शुरू हुई तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये तो बड़े सच्चे और जबरदस्त आदमी है, जबरदस्त बयान देते हैं, जबरदस्त ये सफारतकार हैं, इस तरह की बात की। आखिर में जाते जाते जब उन्होंने ये कहा कि साइफर में किसी साजिश या धमकी की बात नहीं थी तो उस वक्त ये सीखवा हो गए और इस पे परेशान भी हुए। और साथ जो सोहेल महमूद थे सेक्रेटरी उठ के भी चले, अदालत से उठ के भी चले गए थे वो वहां से उसके बाद। जी अदालत से उठ के भी चले। और उन्होंने सोहेल महमूद साहब ने भी सपोर्ट किया और उस बयान को सेकंड किया जो आजम खान साहब का था कि साइफर पीएम ऑफिस से हमें वापस नहीं मिला। अब उस साइफर के गुम होने की बाबत इमरान खान साहब खुद मीडिया के सामने एडमिट कर चुके थे कि साइफर आया था लेकिन मुझसे गुम हो गया, हम कहीं गुम हो गया। सही। और राय साहब ये जाहिर है कि ये केस चलने से पहले भी इस डॉक्यूमेंट को, जो कि जाहिर है कि एक नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा बुनियादी और अहम डॉक्यूमेंट होता है, उसको अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। और अब जब ये फैसला सामने आ गया है सईद मोहम्मद अली साहब, तो अब इस फैसले से मुतालिक भी टाइमिंग को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है कि ये इलेक्शन से 8 रोज़ पहले आया है। अब इसको एक बार फिर सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि ये इसमें इंसाफ का खून हो गया। तो बड़ा ओपन एंड शट केस था। 13 दिसंबर को जब इस पर फर्द जुर्म आयद हुई है तो ये 45-47 दिन में इस पर तो फैसला आना ही था। ये इसकी टाइमिंग की कोई इंपॉर्टेंस आपकी नज़र में इस वक्त मौजूद है? आपका अहम सवाल है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात यह है कि बुनियादी तौर पे पीटीआई की जो कानूनी हिकमत अमली थी वो सिर्फ सियासी हिकमत अमली का पार्ट थी। उनकी जो कानूनी स्ट्रैटेजी थी वो सिर्फ ये थी कि अदालत के अंदर अदालत का वक्त ज़ाया किया जाए और अदालत के बाहर जो है मीडिया, सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अदालत के ऊपर प्रेशर डाला जाए और जो जज हैं उनकी किरदार कुशी की जाए ताकि अपनी मर्जी का फैसला हासिल किया जा सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये खुशाइन बात है कि हमारे 75 साल तारीख में ये बात इस अदलिया के
फैसले के नतीजे में सामने आई है कि बहुत ज्यादा सियासी दबाव, किरदार कुशी और डिलेइंग टैक्टिक्स के बावजूद अदालत ने अपनी कानूनी और आईनी जिम्मेदारी पूरी की है। तो ये मैं अदालत की और हमारे अदालती निज़ाम की जो क्रेडिबिलिटी की एक उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट के तौर पे देखता हूँ। दूसरी जो आपने टाइमिंग की बात की कि देखें, टाइमिंग तो एक हुस्न इत्तेफाक इस वजह से है कि इतना अरसा जो है पीटीआई ने डिलेइंग टैक्टिक्स की, जिसकी वजह से जिस तरह हमारे साथी भी कह रहे हैं ये ओपन एंड शट केस था, लेकिन उन्होंने उसको डिले इतना किया जिसका मकसद, क्योंकि उनको भी ये पता था कि ये ओपन एंड शट केस है और उनके पास कोई दलील, कोई जवाब आ नहीं, इसलिए उनकी पूरी हिकमत अमली वक्त जाया करने पे थी। लेकिन बिला आखिर उनको जब ड्यू प्रोसेस में तमाम मौके फराहम किए गए जिसका उन्होंने भी इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा। आप देखें कि उनके भी कई लॉयर्स जो हैं, यूं लगता है कि वो शायद चाहते थे कि ये सजा हो जाए ताकि इसके बाद वो अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए इस पार्टी के फोरम को इस्तेमाल कर सकें। इसलिए आप देखें जो उनके डिफेंस लॉयर थे उस्मान रियाज गिल साहब, उन्होंने जब उनको मौका भी मिला तो उन्होंने कई प्रिंसिपल विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करना भी जरूरी नहीं समझा। तो टाइमिंग जो है यकीनन मैं समझता हूँ एक हुस्न इत्तेफाक है कि एक अदालत का फैसला जो है वो इस वजह से डिले हुआ क्योंकि एक पार्टी जो है वो नाजायज इस्तेमाल कर रही थी अपने राइट ऑफ डिफेंस, डिलेइंग टैक्टिक्स को खुद इस्तेमाल किया गया और अब ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए शायद ये फैसला सामने आया, जो कि ज़ाहिर है कि एक गलत तासुर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब, सैयद मोहम्मद मौजूद थे, दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।